साल 1914 की बात है। यूरोप दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एलीट पावर्स और एक्सिस पावर्स। एलीट पावर्स में जो देश शामिल थे वो थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए। और एक्सिस पावर्स में जो देश शामिल थे वो थे जर्मनी, ओटोमान तुर्किश, ऑस्ट्रिया, जापान और इटली। दोस्तों, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद क्या हुआ कि जर्मनी के पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गए और इसके बाद वर्सलीज ट्रीटी 22 जून साल 1919 को साइन की जाती है। इस ट्रीटी से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गई। ट्रीटी में ये लिखा था कि जो भी ओवरसी कॉलोनीज, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन, 26%। इस वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद वीमर रिपब्लिक पावर में आता है, लेकिन दोस्तों सारे लोग वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स नहीं थे और वक्त गुजरने के साथ साथ आम लोगों का स्टेटमेंट ये था कि वीमर रिपब्लिक की वजह से हमें डिसरेस्पेक्ट और डिफीट का सामना करना पड़ा। वीमर रिपब्लिक को नेशनल ह्यूमिलेशंस का रेस्पॉन्सिबल भी ठहराया गया और यहाँ तक कि जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे उन्हें मॉक करके नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। अब लोग एक ऐसा लीडर चाहते थे जो जर्मनी को हाइपर इन्फ्लेटेड स्टेट से निकालकर वेल डेवलप्ड और वेल मेंटेन्ड स्टेट में तब्दील करे। वीमर रिपब्लिक रूल ही कर रहा था कि इसे एक पावरफुल अपोजिशन पार्टी का सामना करना पड़ा। इस पार्टी का नाम जर्मन सेपरेटिस्ट पार्टी था। जब वीमर रिपब्लिक को लगा कि ये पार्टी अपने प्रोपेगेंडाज, अपने कैंपेन्स चलाकर लोगों को भड़का रही है, तो वीमर रिपब्लिक ने फ्री कॉर्पस का इस्तेमाल करके उनके मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया। और यहाँ से जो इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में चल रहे थे, इस चीज से सारे लोग परेशान थे। अमेरिका जर्मनी को मदद करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका की अपनी इकोनॉमी क्रश हुई मदद करते करते। साल 1924 से लेकर साल 1928 तक डिप्रेशन का पीरियड माना जाता था। जर्मनी की इकोनॉमी इतनी तेजी से डिक्रीज हो रही थी कि जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को 40% तक रिड्यूस किया गया। 6 मिलियन लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हुए और इन इकोनॉमिक क्राइसिस ने लोगों के दरमियान खौफ पैदा कर दिया और आखिरकार वीमर रिपब्लिक भी नाकाम हो जाता है लोगों के मुसीबत और मसाइल को हल करने में। 240 दिनों के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 का इस्तेमाल किया गया, यानी प्रेसिडेंट को सारे पावर्स सौंपे गए ताकि वो अर्जेंट इमरजेंसी इंपोज करें। लेकिन क्राइसिस किसी भी तरह मैनेज नहीं हो रहे थे और अब लोगों को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से पूरी तरह से भरोसा उठ गया था और ये स्टोरी अब पूरी तरह से बदल जाती है। यानी कहानी में अब ट्विस्ट आता है। कुछ साल पीछे फिर से जाते हैं। एक गरीब से खानदान में एक ताकतवर नौजवान रहता था। जो भी जर्मनी में हुआ था या हो रहा था, इसने ठान ली थी कि सारे हालात ठीक कर दूंगा और एक एक से बदला लूंगा। यह नौजवान जर्मन आर्मी ज्वाइन कर लेता है वीमर रिपब्लिक के दौर में। एक अच्छा सोल्जर होने के नाते इसे काफ़ी प्रमोशंस मिल गई और इसे मिलिट्री लीडर बनाया जाता है और इसके बाद ये जर्मन वर्कर्स पार्टी साल 1919 में ज्वाइन कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता से इसे इस पार्टी का लीडर बनाया जाता है और इस पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रख देता है। साल 1923 में बर्लिन पर अटैक करता है, लेकिन नाकामयाब होने की वजह से 3 साल के लिए इसे जेल जाना पड़ता है। जब ये जेल से छूट जाता है साल 1927 में और इसके 1 साल बाद साल 1928 में नाजी पार्टी 2.6% वोट्स पाती है और साल 1932 में 37% वोट्स। नाजी पार्टी का हर एक कैंपेन, हर एक प्रोपेगेंडा काम कर जाता है और नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे पावरफुल पार्टी बन जाती है। और आप सबको बता दें, इस बंदे का नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की पैदाइश 2 अप्रैल साल 1889 को ऑस्ट्रिया में होती है और फिर जर्मन की सिटीजनशिप पा लेता है और इसे ऑस्ट्रिया जर्मन ऑरिजिन कहा जाता है। हिटलर लोगों को प्रॉमिस करता है कि मैं एक बेहतरीन नेशन बनाऊंगा, मैं जर्मनी के हालात बहुत जल्द स्टेबल करूंगा। लोगों को लग रहा था कि यह हमारे लिए एक सेवियर है। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर को जर्मनी में हाईएस्ट रैंक मिल जाती है। सबसे पहले इसके द्वारा डेमोक्रेसी को डिसमेंटल किया जाता है, उसके बाद सारे फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश किया जाता है और अपने सारे दुश्मनों को एक खत्म कर देता है। 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है, या जिसे एक्ट ऑफ 1933 के नाम से जाना जाता है। ये एक्ट एक खास अहमियत रखता है जर्मन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। इस एक्ट के तहत जर्मनी में डेमोक्रेसी एबॉलिश हो जाती है और डिक्टेटरशिप शुरू होती है और सारे पावर्स अब खाली एक हाथ में है। हर किसी डिपार्टमेंट को नाजी पार्टी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेक्रेट पुलिस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है जिनको इंडिपेंडेंट राइट्स दिए जाते हैं। नाजी और हिटलर ज्यूज से बहुत नफरत करते थे क्योंकि दे कॉल्ड ज्यूज द किलर्स ऑफ जीसस क्रिस्ट और इसी वजह से हिटलर ने गैस चैम्बर्स और टायरनी सेंटर्स एस्टैब्लिश करवाए और ज्यूज को इन्हीं कैंप्स में धकेला जाता था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश एंड 70,000 वीक जर्मन को मार दिया। 2 आइडियोलॉजीज नाजीज इस्तेमाल में लाते थे, रेसिज्म और नाजिज्म। अगर हम नाजिज्म की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग रेस वुड डोमिनेट एंड वीक रेस विल बी परसिड।
यही एक मेन स्टेटमेंट था नाजिज्म का। और अगर हम रेसिज्म की बात करें तो इस कंसेप्ट को एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन से लिया गया, यानी ओनली दो स्पीशीज विल सर्वाइव अकॉर्डिंग टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। और हिटलर ने इस पॉलिसी को लोगों पर अप्लाई कर दिया। हिटलर ये चाहता था कि कोई भी जीव जर्मनी में नहीं रहना चाहिए। जीव्स को स्कूल से निकाला गया। एडोल्फ हिटलर के दो स्टेटमेंट्स ये हैं, पीपल हु आर डिजरेबल विल लिव हियर एंड पीपल हु आर अनवांटेड और अनडिजरेबल विल नॉट लिव हियर। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि पीपल वेयर बिलोंग टू जर्मन्स ऑल्सो टू आर्यंस बट वेयर नॉट हेल्दी वेयर सेंटेंस्ड टू किल और डायरेक्टेड टू लीव कंट्री। साल 1933 से लेकर साल 1938 तक जीव्स की तादाद बहुत कम हुई। स्कूलों में भी नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती थी। सारे बुक्स को रिराइट किया गया न्यू नाजी एडिशंस पॉलिसी के द्वारा। और पहली लाइन हर किताब की ये थी, यू हैव टू वर्शिप एंड रेस्पेक्ट हिटलर। और साथ साथ बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ाई जाती थी। साल 1920 में लीग ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कि अगर दूसरा आलमी जंग पेश आया तो उसे हम रोकेंगे, लेकिन साल 1933 में एडोल्फ हिटलर इस लीग को मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, साल 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया को इकट्ठा मिलाया जाता है और ये स्लोगन दिया गया, वन पीपल वन नेशन वन लीडर। हिटलर ने सारी ज़मीनें वापस लाई और सारे रिसोर्सेज को रिकैप्चर किया। सितंबर साल 1939 को हिटलर पोलैंड पर अपना कब्जा जमाता है और उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड, मैक्सिको और भी बहुत सारे देशों पर। हिटलर साल 1940 में यूरोप में पिनैकल पे होता है और इसके बाद हिटलर की नज़र रशिया पे पड़ती है। रशिया के 600 किलोमीटर्स कैप्चर कर लेता है तो रशियन आर्मी ग्रेट डिफेंड अटैक और ब्रिटेन के एडिशनल अटैक से हिटलर को हार का सामना करना पड़ा और रशियन आर्मी जर्मनी में दाखिल हो गई और रशियन फ्लैग कैपिटल में लहराया। जापान यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है साल 1945 में और यूएसए जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम्स डालता है और इस तरह दूसरी आलमी जंग खत्म होती है और हिटलर अपने ऑफिस में सुसाइड कर लेता है। और साल 1945 में जर्मनी एलीट पावर्स के अंडर आती है और नाजी पार्टी के 11 मेंबर्स को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और बाकी सारों को जेल भेजा जाता है। दोस्तों, ये था राइज एंड डिक्लाइन ऑफ हिटलर एंड वर्ल्ड वार सेकंड। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।